राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ उत्तर प्रदेश काशी महानगर के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 14 सितंबर 2020 हिंदी दिवस के अवसर पर सुनाई पड़ रहा है? सुनाई पड़ रहा है? आज के हिंदी दिवस के अवसर पर डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी तथा राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश काशी महानगर के संयुक्त तत्वावधान में शिक्षक समारोह के अंतर्गत अध्यक्षता कर रहे विश्वविद्यालय के कुलपति सम्माननीय प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य जी, माननीय कुलपति वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, मुख्य वक्ता प्रोफेसर हितेंद्र कुमार मिश्र जी, हिंदी विभाग पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय नेहू शिलांग मेघालय, डॉक्टर दीनानाथ सिंह जी जो हमारे बड़े पुराने संबंधों के हैं, कार्यक्रम के संरक्षक हैं, एक तरह से कार्यक्रम की रचना, आयोजना और मुझे बुलाने का विचार इनके ही मन के कारण ही हुआ है। डॉक्टर जगदीश सिंह जी दीक्षित, आयोजन सचिव प्रोफेसर प्रेम नारायण सिंह जी, कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार निर्मल जी, कार्यक्रम सह संयोजक डॉक्टर रवि प्रकाश सिंह जी, तकनीक प्रभारी, हमारे सभी ऐसे शिक्षक जिनको आज सम्मानित किया गया है, ऐसे सभी शिक्षक वृंद और आज के इस कार्यक्रम से जितने लोग जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी सम्मानित महानुभाव, बहनों और भाइयों, मुझे बहुत अच्छा लगा जब डॉक्टर दीनानाथ सिंह जी ने मुझे दूरभाष पर ये बताया कि 14 सितंबर को हम इस प्रकार का एक आभासी कार्यक्रम करना चाहते हैं। मैंने तत्काल उनको स्वीकृति प्रदान की। मुझे अच्छा लगा इसलिए कि वर्षों बाद दीनानाथ जी से वार्ता हुई थी और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि इन्होंने जो भी जिम्मेदारी चाहे अपने विद्यालय के कार्य की दृष्टि से रही होगी और चाहे जिस संगठन से जुड़े हुए हैं उसकी रही होगी, पूर्ण समर्पण, निष्ठा और प्रामाणिकता के साथ इन्होंने निर्वहन किया है। मेरे बहुत अच्छे संबंध थे और ये बात सही है कि जब जब भी मिलते थे तो हम लोगों की परस्पर आत्मीयता स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्त होती है व्यवहारों से। तो जब आपने कहा कि ऐसा कार्यक्रम है, मैंने कहा, और चूंकि यहाँ का कुछ प्रोटोकॉल होता है इसलिए हमने कहा कि यहाँ जो संबंधित हैं उनसे वार्ता करके कार्यक्रम की रचना करें। उन्होंने इस कार्यक्रम की रचना की। बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने जिस तरीके से सबके सामने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं हिंदी दिवस के अवसर पर, वो बड़ी समीचीन है और ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि किसी भी राष्ट्र की संस्कृति, धर्म, परंपरा, उसके अगर सशक्त माध्यम से कोई व्यक्त कर सकता है तो भाषा ही होती है। मैं पढ़ रहा था
डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर की संस्कृत के 4 अध्याय, उन्होंने ये वर्णन किया है प्राग वैदिक काल से लेकर। उन्होंने कहा कि उत्तर और दक्षिण को जोड़ने का कार्य प्रारंभ से ही रहा है। संस्कृत भाषा ने इसका निर्वहन किया था और इसलिए उन्होंने अगस्त ऋषि का उदाहरण दिया है कि अगस्त ऋषि उत्तर से जाकर दक्षिण में गए, संस्कृत के योग्य रीति से लोगों के सामने प्रतिपादित कर सकने में सामर्थ्य तो था ही, लेकिन दक्षिण में जाकर उन्होंने द्रविड़ भाषा का अध्ययन करना शुरू किया, तमिल का अध्ययन करना शुरू किया। और तमिल में आप देखेंगे सर्वाधिक संस्कृत भाषा है। अभी निर्मला जी कह रही थी कि पहले 4 राज्य था, दक्षिण में 5 राज्य हो गए। और उन राज्यों की भाषा तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, अगर इसको आप देखें तो संस्कृत का प्राबल्य है। जलवायु के आधार पर, भौगोलिक आधार पर उसका अपने अपने ढंग से शब्दों का स्वरूप बना, लेकिन उसके मूल में संस्कृत है और उसने पूरे देश को जोड़ दिया। उसने हर क्षेत्र के सभ्यता संस्कृत को प्रकट किया। इसे भाषा तो एक ऐसा माध्यम है कि जिसके आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखने के पश्चात क्षेत्र की संस्कृति का पता लगता है, क्षेत्र की सभ्यता का पता लगता है। और इसलिए इसी का परिणाम रहा है कि भारत के अंदर विविधता होने के पश्चात भी मूल भाषा के रूप में संस्कृत को स्वीकार करते हुए, चाहे द्रविड़ रहे होंगे, चाहे आर्य रहे होंगे, जिसको भी आप कह सकते हैं, लेकिन सबने इसकी स्वीकृति प्रदान की और उस स्वीकृति के आधार पर भारत विश्वगुरु कहलाया था अपने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उत्कृष्टता के कारण ही। और तो भाषा कितना सशक्त माध्यम है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप सब लोगों ने वर्णन किया कि 1949 में तय हुआ कि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा होगी। कुछ समय के लिए सहभाषा के रूप में अंग्रेजी चलेगी, ये बात की गई। और उसी समय 14 सितंबर से यह हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। गांधी जी एक बार हिंदी साहित्य सम्मेलन में नागपुर में संभवतः 1918 में भाषण करते समय उन्होंने कहा था कि हिंदी ही राष्ट्रभाषा होगी, क्योंकि यह जनभाषा है। ये गांधी जी का शब्द था, हिंदी राष्ट्रभाषा होगी क्योंकि जनभाषा है। ठीक है, घोषणा हो गई, लेकिन जो सबसे बड़ी कठिनाई है, कठिनाई यह है कि हिंदी जनभाषा है, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन रोजगार भाषा नहीं हो पाई। रोजगार भाषा न हो सकने के कारण लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं। कहते हैं कि रोजगार प्राप्त करना है, अगर अच्छा रोजगार प्राप्त करना है तो कोई ना कोई विकल्प ढूंढना पड़ेगा। तो विकल्प क्या है? अंग्रेजी पढ़ो। और इसलिए जो हिंदी के प्रति बड़े भक्तिभाव रखते हैं, वो भी अपने परिवार में बच्चों को मजबूरी में अंग्रेजी पढ़ाते हैं। उनको लगता है कि अगर ये नहीं होगा तो बड़ी दिक्कत जाएगी। तो एक परेशानी है, लेकिन अब बड़ी तीव्रता के साथ प्रचार प्रसार हो रहा है। ये बात सही है कि हिंदुस्तान में भी, जैसे आपने बताया,
46% बताया हमारे दीनानाथ जी ने, हमारे पास एक आना है 43.6%, जो भी कुछ हो, लेकिन आधे से कम लोग हिंदी बोलते हैं, समझते हैं, आम बोलते हैं अच्छी तरह से, लेकिन बाकी के अभी उस ढंग से नहीं जा पा रहे। तेजी के साथ बढ़ोतरी जरूर हुई है। अगर इसकी तुलना करें तो दिखाई पड़ेगा कि वैश्विक जगत में हिंदी का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से बढ़ा है, और हिंदी दुनिया की 4 भाषाओं में जो सबसे अधिक बोली जाती है, चौथी भाषा सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। 80 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। 30 से अधिक देश में हिंदी सिखाई और पढ़ाई जाती है। 100 से अधिक विश्वविद्यालयों में इसके अध्ययन केंद्र हैं, और स्वयं अमेरिका में 150 शैक्षणिक केंद्र हिंदी का है। हिंदी बड़ी तेजी के साथ अंतर्राष्ट्रीय जगत में आगे बढ़ती जा रही है। इसे कई कारण हैं, आर्थिक कारण भी है, क्योंकि लोगों को लगता है कि हिंदी अगर नहीं जानेंगे तो भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है, हमने माल को कैसे पहुंचा पाए, ये सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन बड़ी तेजी से बढ़ रही है। डिजिटल जगत में भी अगर आप देखें तो हिंदी के समाचार पत्र अब ज्यादा पढ़े जा रहे हैं, हिंदी पढ़ी जा रही है। मैं एक आंकड़ा देख रहा था, 2016 में 4.5 करोड़ केवल डिजिटल माध्यम से हिंदी पढ़ते थे, और अब उन्होंने अनुमान लगाया है, आंकड़ा दिया है कि 2021 में ये बढ़ करके 14.5 करोड़ हो जाएंगे। अर्थात इंटरनेट पर भी लोग काफी मात्रा में हिंदी पढ़ रहे हैं। ये सारा देखने के पश्चात लग रहा है कि हिंदी बड़ी तेजी के साथ प्रचारित हो रही है, आगे बढ़ती जा रही है, और अगर ढंग से करने का प्रयास किया गया तो निश्चित रूप से जो अभी हमारे डॉक्टर दीनानाथ सिंह जी ने, निर्मला जी ने भी दुविधा व्यक्त की है कि राजभाषा कैसे होगी, संवैधानिक पद के माध्यम से ये बात कही गई है। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संघ की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में देवनागरिक लिपि वाली हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्थान दिया। यह कार्य बहुत दुरूह था, समस्याएं आई। वैश्विक स्तर पर अंकों के रूप में भारतीय अंकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप मानना पड़ा। शासकीय प्रयोजनों में कतिपय कठिनाइयों के कारण 15 वर्षों तक के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रचलन को भी मानना पड़ा। कठिनाइयों के निराकरण के लिए संविधान क्रियान्वयन के 5 वर्ष के बाद आयोग का गठन किया गया। 27 अप्रैल 1960 को महामहिम राष्ट्रपति के एक आदेश से वैज्ञानिक, प्रशासनिक एवं कानूनी साहित्य संबंधी हिंदी शब्दावली तैयार करने का कार्य आरंभ हुआ। औद्योगिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक उन्नति तथा लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के लोगों के न्याय संगत दावों और हितों का सम्यक ज्ञान और ध्यान आवश्यक होने से यह आवश्यक हुआ कि उनमें भी हिंदी का प्रयोग बढ़े। संविधान के अनुच्छेद 346 में उपबंध है कि जहां हिंदी का विकास और प्रसार शासन प्रशासन हम सबका कर्तव्य है, तथा यदि हम संविधान के अनुच्छेद 343, 344, 351 का समर्थ पठन करें तो हमें अपने अंतिम लक्ष्य को समझने में मदद मिलेगी।
देश के राष्ट्रीय विचार संस्कृति को नेतृत्व देने वाले प्रधानमंत्रियों ने लोकसभा में तथा विश्व मंचों पर भी हिंदी का मान बढ़ाया है। नाम लेने की आवश्यकता नहीं, सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। अटल जी ने, नरसिम्हा राव जी ने और वर्तमान प्रधानमंत्री जी तो जहां जाते हैं वहीं हिंदी बोलते हैं। मुझे ओसाका विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर, जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी की हिंदी में, उनका नाम है पद्मश्री प्रोफेसर तोमियो मिजोकामी, नाम सुना होगा आपने। वो हिंदी के अच्छे ज्ञाता, बड़े प्रकांड विद्वान, उनसे वार्ता हो रही थी। उन्होंने कहा कि हिंदी तो दुनिया के अंदर इस ढंग से सीखी जा सकती है, अगर कोई इच्छा व्यक्त करे तो हिंदी बड़ी सरल सहज भाषा है जो स्वाभाविक रूप से लोग उसको आत्मसात कर सकते हैं। और उन्होंने प्रधानमंत्री जी की तारीफ की और उन्होंने कहा कि जापान में भी आए तो हिंदी बोले। उसमें जापान में बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं, विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाई जा रही है, तो वो लोगों को बड़ा अच्छा लगा। और जहां जहां भी जा रहे हो, प्रधानमंत्री जहां जहां भी जाते हैं आप देखते होंगे हिंदी बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र में बोले थे, अन्य जगह भी बोलते हैं। तो अपने भाषा पर स्वाभिमान, प्रबल आत्मविश्वास ये रखते हुए काम करना और ये मानना कि हिंदी से तकनीकी दृष्टि से हम बड़े कमजोर पड़ जाएंगे, वैज्ञानिक दृष्टि से, बाकी सारी दृष्टि से, ये तो मैं अगर शब्द प्रयोग करूं जरा कड़ा शब्द हो जाएगा। ये शुद्ध रूप से मूर्खता वाली बात होगी। जर्मनी ने जिस तरीके से जर्मन भाषा के माध्यम से तकनीकी क्षेत्र में अपना उत्थान किया है, क्या उसका कोई मिसाल हो सकता है? जापान में स्वयं अपनी भाषा के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजी को महत्व नहीं दिया। उन्होंने नहीं कहा कि नहीं ये सारा अंग्रेजी लिखा हुआ है, अपने भाषा के माध्यम से जापान का एक जो विकास का एक विकसित देश हुआ। तो अपने भाषा के माध्यम से विकास कर सकते हैं, अपने भाषा के माध्यम से अपने संस्कारों को लोगों के सामने व्यक्त कर सकते हैं, अपने भाषा के माध्यम से अपनी संस्कृति को, देश के संस्कृति को, देश के शास्त्र को, देश की वैज्ञानिकता को, देश के भौगोलिक स्थिति को समझते हुए उसके पर्यावरण को लोगों के सामने हम ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। ये आज लगभग सब जगह लोगों ने अनुभव करना शुरू कर दिया है। और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने, पूर्व के प्रधानमंत्रियों ने जिस तरीके से अपने भाषा को दुनिया के सामने सशक्त तौर पर प्रस्तुत किया, लोग अनुभव करने लगे कि सही माने में हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसके बारे में कहा जाता है कि शब्द ब्रह्म है, तो हिंदी के एक एक शब्द ब्रह्म के स्वरूप हैं, लोगों के ऊपर अपना असर डालते हैं। अनेक विशेषताओं के बाद भी किन्हीं कारणों से हिंदी पूरी तरह प्रतिष्ठित नहीं हो सकी है। हिंदी की अस्मिता, स्वीकृति और व्यावहारिक प्रतिष्ठा के लिए समय समय पर व्यक्त की जाने वाली चिंता सच में हमारी चिंता का विषय है। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत हमारे प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी ने बहुत अच्छा कहा, संस्कृत को विशेष महत्व दिया गया है। त्रिभाषा सूत्र के अंदर भी संस्कृत में विशेष जोर दिया गया है। कहा गया कि ठीक है और भाषा चयन करो, अपनी भाषा को, मातृभाषा को, क्षेत्रीय भाषा को, बाकी भाषा को और आगे हम बढ़ाएं। संस्कृत पर महत्व दिया गया है और स्वाभाविक रूप से यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये राष्ट्रीय नीति न कह करके, राष्ट्रीय शिक्षा नीति न कह करके भारतीय शिक्षा नीति कहा जाए तो ज्यादा उपयुक्त होगा, ज्यादा समीचीन होगा। अब मैं समझता हूं क्योंकि उस दिशा में ये शिक्षा नीति अग्रसर हुई है ताकि लोग अपने जमीन से जुड़े, धरती के महत्व को समझें, धरती की परंपरा, धरती की संस्कृति, धरती की सभ्यता, इसकी अनुभूति करें, उसके आधार पर अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकने में सक्षम हो। यह प्रेरणा ये इस शिक्षा नीति के माध्यम से प्राप्त होगी और ये लोगों को उसके अनुरूप उनका निर्माण करेगी। ये एक
हिंदी एक प्राणवायु है, प्रारंभ में ही आपने कहा है, सब अनुभव करते हैं। हिंदी के प्रयोग में कोई तकनीकी कठिनाई नहीं आती है। यह व्याकरण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण भाषा है। हिंदी भाषा भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन, विज्ञान को मुखरित करती है। समय की मांग है कि हमें हिंदी की पूर्ण रूप से सुरक्षा और संरक्षण की बात सोचनी होगी, क्योंकि संस्कृत के बाद हिंदी पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक एवं देश में सर्वाधिक व्यवहारिक भाषा है। हिंदी इस विशाल और महाराष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करती है। मैं केवल इतना ही कहूँगा, जैसे मुझसे अपेक्षा की गई है कि संवैधानिक प्रमुख होने के नाते इसको जो थोड़ी बहुत दुविधा बनी हुई है, उस दुविधा को समाप्त करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि आपने देखा होगा ऐसे ऐसे कार्य हुए इस शासन के अंतर्गत जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं करता था, चाहे 370 हो, चाहे अयोध्या में भगवान राम के जन्मभूमि निर्माण का प्रश्न हो। लोगों को ये कभी अनुभूति नहीं होती थी कि इतना जल्दी होगा। मैं समझता हूं जो भी भारतीय अस्मिता को प्रकट करने वाला माध्यम होगा वो सर्वोपरि होगा, इसमें मैं बड़ा विश्वस्त हूं और निश्चित रूप से आने वाले समय में आपकी अपेक्षा भी पूर्ण होगी। मैं बहुत आशान्वित हूं, मुझे कम से कम कोई दुविधा नहीं है और हिंदी फिर से सर्वश्रेष्ठ भाषा के रूप में आपके सामने उभर करके आएगी। और इसको सब लोग, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे पूर्व हो, चाहे पश्चिम हो, सब स्वीकार करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस के अवसर पर आप सब लोगों ने मुझे अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आप सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही साथ आज के हिंदी दिवस के अवसर पर आपको भी बधाई देता हूं और आपके माध्यम से पूरे देश को बधाई देता हूं। इतनी बात कहकर अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।